मेरे अंदर इसलिए आत्मविश्वास है कि 11 साल 8 महीने संघर्ष किया, 300 से ज्यादा आंदोलन किए, दर्जनों बार जेल गया हूं, 12 अनशन किया और 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलाया। उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनकी समस्या का निस्तारण हर चीज मैं जानता हूं। इसलिए आत्मविश्वास है कि हाँ मैंने काम किया और काम करके जनता के बीच में मैं जाऊंगा और उनसे पार्टी के साथ जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं, मैं उपेंद्र यादव इतना बड़ा नहीं है कि पार्टी खड़ा कर दे। नहीं, निर्दलीय लड़ लो। नमस्कार, मैं प्रदीप शेखावत और आज हमारे साथ राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ के उपेंद्र यादव मौजूद हैं। उपेंद्र, क्या चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है आपने? देखो 2 अक्टूबर से युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम किया। जब युवाओं की पीड़ा देखी, दर्द देखा और उनकी मंशा देखी, तो उन्होंने कहा कि जब 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार है और उसमें एक व्यक्ति से लगभग 5 व्यक्ति जुड़ते हैं, तो 2 से 2.5 करोड़ संख्या जो किसी भी पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। 2013 में हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। 2018 कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस सत्ता में आई। तो युवाओं की ताकत तो उनका उपयोग कर लेते राजनेता, लेकिन उनको समय पे न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए युवाओं की आवाज थी, उनकी मंशा थी कि मुझे विधानसभा में आवाज उठानी चाहिए। तो उसके बाद मैंने ऐलान किया, जब 11 साल 8 महीने मैंने सड़कों पर संघर्ष किया, लाठियां खाई, जेल गया हूं, अनशन किया और 2.5 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगारों को सरकारी जॉब दिलाने में एक अहम योगदान निभाया है। उसके बाद युवाओं की जन भावनाओं को समझते हुए मैंने ऐलान किया है और युवा बेरोजगार संवाद प्रोग्राम अभी भी जारी है और संवाद के बाद और बेहतरीन कई निर्णय किए जाएंगे। ये वही उपेंद्र यादव कह रहा है जिसने अभी पिछले कुछ साल पहले मैंने इंटरव्यू किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, जिसमें उपेंद्र यादव ने दावा किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने तो अभी क्यों, मैं तो थोड़े दिन पहले एक चैनल पे बोला था। मैंने तो गुजरात जब मैं दांडी यात्रा निकाला तब भी बोला था। मैंने लगातार बोला था, ये नहीं बोला चुनाव लड़ूंगा। मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं चुनाव नहीं लड़ूंगा यदि बुलाकर युवा बेरोजगारों की मांगों को पूरा करते हैं, बजट की घोषणाओं को पूरा करते हैं, लखनऊ समझौते की मांगों को पूरा करते हैं, तो मैं नहीं लड़ूंगा। जब वो मांगे पूरी नहीं हुई, जब युवा बेरोजगारों को न्याय नहीं मिला, ऐसी स्थिति में युवा बेरोजगारों की पीड़ाओं को देखते हुए, उनकी जन भावनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब आप चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं? बिल्कुल चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कौन सी पार्टी से, किस जगह से, आने वाले समय में जब युवा बेरोजगार संवाद करेंगे और विभिन्न दलों के राजनेताओं से मुलाकात करेंगे। विभिन्न दल के राजनेताओं से मुलाकात इसलिए करेंगे कि युवाओं में डर है कि जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, कईयों को परिणाम आ गए, कईयों के परिणाम आना बाकी है, क्या उनको सरकार बनते ज्वाइनिंग दे पाएंगे? जिनकी विज्ञप्तियां जारी होगी, क्या उनका भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, उनकी एग्जाम हो पाएगी? जिन भर्ती परीक्षा, जैसे पंचायत राज जैन है, कई भर्ती परीक्षा, अध्यापक भर्ती संस्कृत शिक्षा के उनका नियम संशोधन होना है, क्या वो नियम संशोधन होंगे, उनकी विज्ञप्तियां जारी हो पाएंगी? और कई ऐसे अनसुलझे सवाल है पेपर लीक को लेकर, क्या कार्य योजना है। तो विभिन्न दलों के नेताओं से मिलकर मुलाकात कर उनकी योजना, उनकी मंशा को हम जानेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। इसके अलावा 11 साल 8 महीने जो मैंने संघर्ष किया, दोनों पार्टियों के सरकारों कार्यकाल को देखा, तो हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, हमें किसके साथ जाना चाहिए, कौन हमारी बात मानने के लिए तैयार है, कि युवाओं के भविष्य के लिए बेहतरीन कर सकता है। उसके बाद युवा संवाद जो प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद निर्णय लेंगे। और युवा संवाद कार्यक्रम में भी युवा ये कहते हैं कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो मैं नहीं लड़ूंगा। मैं युवाओं की भावनाओं का कदर करूंगा। युवाओं की भावनाओं को कदर करते हुए, उनकी मंशाओं को देखते हुए, कि उन्होंने कहा कि अब जब आचार संहिता लगी तब हम कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर हम प्रदर्शन कर रहे थे, युवाओं के आंखों में आंसू थे, उनका दर्द था, तो उन्होंने कहा कि हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, आपको आगे आना चाहिए। तो उनकी भावनाओं को कदर करते हुए मैंने ऐलान किया आज। ये वही उपेंद्र यादव कह रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इतने कॉन्फिडेंट है क्या कि 200 में से कोई सी विधानसभा से चुनाव लड़ने को तैयार है? मैंने अभी बोला है कि युवा बेरोजगार संवाद के बाद और जिस व्यक्ति ने काम किया हो, सुनो, आत्मविश्वास उसको ज्यादा हो जाता है जिसने काम किया हो। जो काम चोर हो, जिसको ये पता नहीं सचिवालय में किस गेट से घुसा जाता है, डीओपी सेक्रेटरी कहां बैठता है, एजुकेशन सेक्रेटरी कहां बैठता है, पंचायत सेक्रेटरी कहां बैठता है, कौन सी फाइल का है, जो उसको पता ही नहीं हो, युवाओं के दर्द के बारे में, भर्तियों के बारे में पता नहीं, उसमें आत्मविश्वास नहीं होगा। मेरे अंदर इसलिए आत्मविश्वास है कि 11 साल 8 महीने संघर्ष किया, 300 से ज्यादा आंदोलन किए, दर्जनों बार जेल गया हूं, 12 अनशन किया और 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलाया। उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनकी समस्या का निस्तारण हर चीज मैं जानता हूं। इसलिए आत्मविश्वास है कि हाँ मैंने काम किया और काम करके जनता के बीच में मैं जाऊंगा और उनसे समर्थन और जन सहयोग उनसे मांगूंगा। एक बार जो इस कार्यकाल में अशोक गहलोत के में एक सवाल उठा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत नजदीकी हैं, जब भी अनशन करते हैं तुरंत धर्मेंद्र राठौड़ के थ्रू अनशन टूट जाता है, हर महीने 2 महीने में सीएम साहब। अच्छा मुझे बताओ, आपने कहा नजदीकी, बोर्ड क्यों नहीं बना? सुनो, मैं नजदीकी होता तो श्यामनगर थाने में झूठे मुकदमे में जेल नहीं जाता, जेल जाता क्या? मैं नजदीकी होता कि कांग्रेस कार्यालय के बाद 2 दिन में 16 जून 14 जून 3 मुकदमे दर्ज नहीं होते।
नहीं, लेकिन नजदीकी किसको कहा जाता है? नजदीकी उसको कहा इतने जाता है बोर्ड- जिसको कांटों में नहीं फूलों में रखा जाए। यहाँ तो कांटों में रात गुजारी है, सड़कों पर रात गुजारी है। ये दिवाली नहीं, पिछली दिवाली भी युवा बेरोजगारों के लिए संघर्ष करते हुए, ये दिवाली गुजरात में, उससे पिछली दिवाली शहीद स्मारक परिवार से दूर रहकर काली दिवाली युवा बेरोजगारों के भविष्य के लिए बनाई है। और युवा बेरोजगारों के लिए जो लखनऊ गए काली दिवाली बनाई, उसका नतीजे मैं आपको बता दूं। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 की 9 साल बाद 4000 पदों पर उनको नियुक्तियां मिली है। 2018 की प्रयोगशाला सहायक भर्ती जिसको रद्द कर दिया गया था, उन अभ्यर्थियों की भर्ती को जिंदा करा के उनको ज्वाइनिंग मिली है। विशेष शिक्षक जिसे 200-400 पदों पर आए थे, उसके 4500 पदों पर वैकेंसी निकलवाई है, समझौता हुआ था। 461 पदों पर पीटीआई भर्ती है, वो 5546 पदों पर आई है। रीट 2018 के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिली है। ऐसे अनगिनत काम हमने करवाए हैं। जो संविदा पे जो भर्ती निकाल दी थी 19 जून 2021 को तत्कालीन पीसीसी चीफ ने जब शिक्षा मंत्री ऐलान किया था कि हम संविदा पर 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकालेंगे। हम उत्तर प्रदेश पूछे, लखनऊ पूछे, लाठीचार्ज जो पिटाई हुई, ठुकाई हुई, वहां डटे रहे, लड़ाई की, गोलियों की धमकी मिली कि गोली मार दी जाएगी, लेकिन रुके नहीं, झुके नहीं। और 19 जुलाई 2021 को आखिरकार श्रीमती प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 23 जुलाई 2021 को मीटिंग लेकर वो स्थायी भर्ती निकालने की घोषणा की और वो भर्ती आके लोग नौकरियां कर रहे हैं। ऐसे अनगिनत काम किया है। बोर्ड कहाँ अटका? जब सबके बोर्ड बने थे तो एक बेरोजगारों का बोर्ड क्यों नहीं बना? सवाल ये है ना, ये भी मैंने लिख रखा है ना, मैंने कहा कि युवा बेरोजगारों, मैंने तो ये भी ऐलान किया था कि युवा बेरोजगार बोर्ड बना दीजिए। उपेन्द्र यादव बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनेगा, बिल्कुल कहा था आपने। ये भी कहा था कि बेरोजगार संघ भी बंद कर दूंगा। न उपेन्द्र यादव की आवश्यकता होगी, न राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की आवश्यकता होगी। आज मेरा पीड़ित बेरोजगार पता कहाँ है? कभी तो कर्मचारी चयन बोर्ड मिलेंगे। इन अधिकारियों की लापरवाही से जिसके 20 नंबर ज्यादा है उसको बाहर कर दिया, जिसके सर्टिफिकेट में छोटी सी कमी है उसको बाहर कर दिया। आज भटक रहे हैं, वह वीरांगनाएं, विधवा, तलाकशुदा, ऐसे ऐसे अभ्यर्थी वहां चक्कर काट रहे हैं। अभी भी कर्मचारी चयन बोर्ड पे आपके युवा बेरोजगार बैठे हुए मिलेंगे। कोई बीकानेर चक्कर काट रहा है, कोई आरपीसी चक्कर काट रहा है, कोई स्वास्थ्य भवन चक्कर काट रहा है, कोई सीपू चक्कर काट रहा है, कोई सचिवालय चक्कर काट रहा है, कोई सीएमआर चक्कर काट रहा है, कोई सीएमओ चक्कर काट रहा है। क्या युवा बेरोजगार को भविष्य में चक्कर लिखा है? उनके दर्द को मैं भली भांति जानता हूं। आपने देखा हो कि 7 जनवरी 2019 को दिसंबर में कांग्रेस सरकार बनी, 7 जनवरी को मैं सड़कों पर उतरा था, पहला व्यक्ति होगा जो सड़कों पर उतरा था। और 9 अक्टूबर 2023 को कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव करा था जब आचारसंहिता लगी थी, तभी मैं सड़कों पे था, पहला व्यक्ति था जो सड़कों पे था। एक समय यह कहा जाता था कि उपेन्द्र यादव ने कांग्रेस को समर्थन दिया। अब देखते उपेन्द्र यादव क्या कांग्रेस के साथ रहता है, लेकिन उपेन्द्र यादव ने जहां कांग्रेस के जो गलत निर्णय होते उसके लिए उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक किया, लाठियां खाई, जेल गया, लेकिन झुका नहीं, सत्य के लिए लड़ता रहा। कई काम भी करवाए, मुख्यमंत्री ने कई काम किए। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आपने सवाल किया, युवा बेरोजगारों के भविष्य के लिए कहीं गर्म तो कहीं नरम होना पड़ता है, परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ता है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक बड़ा खुलासा भी कर रहा हूं। जिन युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हुआ, कुछ बेरोजगारों का नंबर आ गया अध्यापक भर्ती में, कई अन्य भर्तियों में, जब मेरा प्रदर्शन होता कि मैं प्रदर्शन कर रहा हूं, वो पहले दिन हाथ जोड़ के कहते थे, मुझे ये भी कहते थे हम आत्महत्या कर लेंगे, आप जिम्मेदार होंगे। एक प्रेशर था मेरे ऊपर कि मुकदमे नहीं हटे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हम कार्यालय में धरना दे देंगे। जबकि वो मुकदमे किसकी वजह से लगे? युवा बेरोजगारों की वजह से, क्योंकि युवा बेरोजगार धरने प्रदर्शन में आते नहीं, अब की बार नहीं जाएंगे, हमारी मांग नहीं पूरी। मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। मुकदमे वो सारे हो गए, एक बाकी अजमेर का बाकी है अभी। उनकी जन भावनाओं को देखते वो कहते थे कि नहीं अब की बार उठेंगे नहीं। मैं बैठा, मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन वही व्यक्ति कि भैया हम मर जाएंगे। तो परिस्थिति को अनुसार कई बार नरम होना पड़ता है कि उनका भविष्य बचाना है। 15 तारीख को, इसी 15 तारीख को सितंबर में 20 तारीख को 2 मीटिंग हुई, वो इसलिए कैंसिल कर दी गई कि मेरा, जब मैं आक्रोशित मैं कुछ बोल रहा था, आखिरकार मैं थोड़ा नरम हाथ जोड़ा तो वो मुकदमे वापस हुए, आचारसंहिता से एक दिन पहले वापस हुए, उनका भविष्य बचा दिया। 11 साल 8 महीने के संघर्ष में मेरे जितने 300 से ज्यादा आंदोलन हुए, एक भी युवा बेरोजगार के ऊपर मुकदमा नहीं है। सबके मुकदमे हटाने का काम उपेन्द्र यादव ने किया है, चाहे मुझे पैर पकड़ने पड़े, चाहे मुझे नरम होना पड़ा, लेकिन किसी का भविष्य खराब नहीं होगा। किस पार्टी को ऑफर दिया आपने कि मुझे टिकट दे दो? ऊपर मेरे युवा है ना, इससे बड़ी क्या पार्टी होगी? आप कह रहे हो ना कोई पार्टी दे देगी, मैंने कब कहा कब पार्टी देगी? आपने कहा ना। नहीं मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा मैं युवाओं के युवा मेरे, मैंने पहले कहा पार्टी और स्थान के लिए भी नहीं कहा कि यदि युवा बेरोजगारों की भावनाओं को समझते हैं, उनकी मांगों को पूरा करते हैं, हम मुलाकात करेंगे तो हम श्योर है पार्टी के साथ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं उपेन्द्र यादव इतना बड़ा नहीं है कि पार्टी खड़ा कर दे। नहीं निर्दलीय लड़ लो फिर। निर्दलीय लड़ने के लिए आपको वास्तविक स्थिति का पता होगा। वास्तविक स्थिति ये होती है कि आप स्टिंग करो या सुनो आप स्टिंग करो या कुछ करो। मेरे साथी को कहूंगा भी मोबाइल लेके आना, मैं रामदेव का उसको कहूंगा मेरे 6000 रुपए अकाउंट में, दोनों अकाउंट में
किराया तक नहीं है मेरे ऑफिस का, फिर भी मैं इतनी हिम्मत रखता हूं कि यूं मुझे पैसे नहीं चाहिए मेरे पास, जब मेरी ताकत मेरे वोट है उनके बदौलत आ रहा हूं। मैं कभी भी मेरे स्वाभिमान को कभी गिरवी नहीं रखा, सच के लिए लड़ता रहा। ऐसे ऑफर पहले भी आए थे कि आपको बोर्ड में बना दे या वो बना दे, लेकिन मैंने कहा जब भी जाता हूं, ये मुख्यमंत्री हो चाहे पिछले मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, मैंने हमेशा युवाओं के लिए मांगा, खुद के लिए कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन कई बार परिस्थिति आती थी कि तू खुद के लिए तो सोच ले, खुद के लिए तो मांग ले, लेकिन मैंने नहीं पार्टी को मांगा। समर्थन किसको कर रहे हो फिर चुनाव में? मैं यही तो कह रहा हूँ, संवाद के बाद, जब उनसे मुलाकात करके सारी चीजों के बाद हम निर्णय लेंगे। कुल मिला के अभी संवाद का इंतजार है कि संवाद में क्या संवाद मतलब मैंने क्या कहा, संवाद में मतलब उन युवाओं के निर्णय के बाद निर्णय लेंगे, या ले लिया आपने निर्णय जो बताना नहीं चाह रहे? युवा संवाद हम कर ही रहे हैं, लेकिन अब युवाओं में सबसे बड़ा डर है, जिन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होगी, क्या उनके एग्जाम का कैलेंडर जारी होगा, वो एग्जाम हो पाएंगे? ये विश्वास दिलाएं, कोई भी पार्टी विश्वास दिलाए कि हमारी सरकार आती है इन एग्जामों को करवाएंगे। जिनकी वित्तीय स्वीकृति होगी हो, मैं बताता हूँ उंगलियों पे, एक भी एमएलए को पता नहीं कौन सी वित्तीय स्वीकृति होगी। 3800 पदों पर शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड 2000, सेकंड ग्रेड 1000, 300, 500, 800 पद है लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के। इनमें पदों की संख्या और बढ़ेगी, डीपीसी होगी, प्रोग्रामर, अयन, जयन, सहायक पर्यटन अधिकारी, कनिष्ठ अनुदेशक, अलग अलग विभागों की जो भर्तियां हैं, क्या उनकी वित्तीय स्वीकृति होगी, क्या उनकी भर्ती विज्ञप्तियां जारी हो पाएगी? डर है, युवा चाहते हैं कि हमने क्या हमारी ये भर्तियां हो पाएंगी, तो वो डर को दूर करने के लिए उनसे मुलाकात करेंगे, तो ये कहेंगे क्या ये करोगे, जिसकी वित्तीय स्वीकृति कैंसिल नहीं करें उनको करो, एग्जाम करवाइए, जो लंबित प्रक्रिया भर्तियों को पूरा करने का आप बताइए, विश्वास दिलाइए हम पूरा करेंगे। तो उन चीजों को जब युवाओं को, बेरोजगारों को भविष्य को मद्देनजर रखते हैं हम अंतिम निर्णय लेंगे। कुल मिला के उपेंद्र यादव को नेतागिरी रास आ गई या कोई नौकरी भी करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, नेतागिरी क्या परिभाषा है? नहीं, मैं तो ये कहना मैं ये पूछा नेतागिरी लोगों को रोजगार दिलाने वाला मेरी उपेंद्र खुद के रोजगार की क्या, जिस व्यक्ति को ये पता नहीं कि किस कार्यालय में कैसे घुसा जाता, कैसे काम होता, कर्मचारी चयन बोर्ड में अध्यक्ष कौन है ये पता नहीं, सचिव कौन है ये पता नहीं, वो क्या जनता का भला करेगा? जो व्यक्ति जब सड़कों पे रहा है 11 साल 8 महीने, जिसको एक एक क्यों सड़कों पे रह रहे हो, नौकरी लग जाओ ना, कहीं पे जगह नहीं मिली कहीं। अच्छा भगत सिंह भी ये सोचता तो देश आजाद हो जाता। सिस्टम में एक सुधारने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। अब चुनाव लड़ना, कुल मिला के चुनाव मैंने पहले भी ऐलान किया, युवा संवाद प्रोग्राम के बाद अंतिम जो निर्णय होगा वो होगा। लेकिन उन जो निकम्बे नकारा जो लगातार लोगों ने प्रयोग किया है, जो जिन्हों ये पता नहीं कि उनके क्या योग्यताएं हैं, वो चुनकर आते हैं, जो जनता के लिए कहते वादे करते हैं, उनसे तो बेहतरीन है जो युवाओं के लिए कोई भी एक पूरे देश का एक व्यक्ति बता दीजिए आप कि 11 साल 8 महीने किसी ने संघर्ष किया हो, 300 से ज्यादा आंदोलन किया हो, बता दीजिए एक भी व्यक्ति सिंगल बता दीजिए जिसने बार अनशन किया हो, लाठियां खाओ, झूठे मुकदमों में जेल में गया हो। वो व्यक्ति आज तपस्या करके और सिस्टम में सुधार के लिए युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए प्रयास कर रहा है। यदि आप जैसे लोगों का, मीडिया बंधुओं का, युवा साथियों का, वरिष्ठ जनों का, जनता का सहयोग मिला तो कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार भी होगा, युवाओं को न्याय मिलेगा। कुल मिला के ये थे उपेंद्र यादव, जो राजस्थान बेरोजगार हकीकत महासंघ के जो प्रदेशाध्यक्ष तो थे, लेकिन अब इन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और किस पार्टी को समर्थन देंगे ये अभी भविष्य के घटना है। नमस्कार।